हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडडब्ल्यू पैथ लैब। दोस्तों, एनएचएम के द्वारा यूपी में लैब टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसको कवर करने के लिए हमने अभी तक इम्यून हेमेटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग और हेमेटोलॉजी से जो भी सवाल पूछे गए उसको आपको वीडियो के माध्यम से बताया। बाकी जो रह गया था वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जिसमें क्लिनिकल पैथोलॉजी और भी जो अन्य विषय से आया हुआ था उसको इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है LT NHM यूपी का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी से। ये इम्यूनोलॉजी का हो चुका था, नेचुरल एंटीबॉडीज और IgM इन नेचर तक हो गया था। क्लिनिकल पैथोलॉजी में पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये है, टाइप ऑफ मलेरिया पैरासाइट विथ क्रेसेंट शेप्ड गैमेटोसाइट्स इन रेड सेल बाय माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इज। ऑप्शन आपके दिए थे P. vivax, प्लाज्मोडियम vivax, P. मलेरी, P. falciparum और P. ovale। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपारम हो जाएगा। समझ रहे हैं क्वेश्चन को? समझिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि टाइप ऑफ मलेरियल पैरासाइट, वो मलेरिया पैरासाइट का कौन सा टाइप है जिसमें क्रेसेंट शेप्ड गैमेटोसाइट दिखाई देते हैं आरबीसी में माइक्रो एग्जामिनेशन करने पे, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो क्या है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपारम इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। चारकट लाइडन क्रिस्टल इन स्प्यूटम इज सीन स्पेसिफिकली इन। चारकट लाइडन क्रिस्टल स्पूटम में किस कंडीशन में दिखाई देता है? ऑप्शन है ब्रोंकियल अस्थमा, गैंग्रीन, क्रोनिक ट्यूबरक्लोसिस, एम्फिसीमा इन लंग्स। तो आपका सही जवाब होगा ब्रोंकियल अस्थमा। ठीक है, तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इंक्रीज्ड बिलिरुबिन इन प्री हेपेटिक जॉन्डिस ऑकर्स ड्यू टू। बिलिरुबिन जो है बढ़ जाता है प्री हेपेटिक जॉन्डिस में, किस कंडीशन में? तो बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए थे। प्रेजेंस ऑफ बिल स्टोन, एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ हेपेटिक सेल, अनकॉन्जुगेटेड ऑफ बिल इन लीवर, एक्सेस हिमोलिसिस। तो आपका राइट जो आंसर है वो एक्सेस हिमोलिसिस है। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन है, मलेरिया संक्रमण में नैदानिक रूप से दिखाई देने वाले प्रवेग जिसे पैरोक्सिम्स कहते हैं, डॉट है, क्या है? यानी कि जो पैरोक्सिम्स होते हैं सिम्टम जैसे होते हैं। तो मलेरिया के संक्रमण में आपको तेज बुखार, रक्त की कमी और स्प्लीन की जो है लार्ज बढ़ जाता है। स्प्लीन की जो आकार है वो बढ़ जाता है, उसे प्लीहा अतिवृद्धि कहते हैं या स्प्लीनोमेगाली कहते हैं। तो ये सिम्टम्स आपको मलेरिया संक्रमण में दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, प्रूलेंट स्पूटम जिसे हिंदी में कहते हैं सपुए कफ को रखने पर वह 3 परतों में पृथक हो जाता है, ऐसा डैश डैश में दिखाई देता है। तो किस कंडीशन में दिखाई देता है? ब्रोंकिएक्टासिस। ठीक है, श्वासन लिका विश्वार। आई एम रियली सॉरी, मुझे हिंदी इसकी थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो आप इंग्लिश याद कर लें, हिंदी तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। तो ब्रोंकिएक्टासिस जो है दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन जॉन्डिस विसरल पार्ट ऑफ द बॉडी चेंजेस टू। जॉन्डिस में विसरल पार्ट जो है बॉडी का चेंज होने लगता है, किस में? येलो में। अब आपसे मेरा प्रश्न है, विसरल पार्ट क्या होता है बॉडी का? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वही जो है येलो होने लगता है जॉन्डिस में। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, कफ की मीठी गंध डैश को इंगित करती है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कैविटी के साथ फुफ्फुसीय तपेदिक, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं, मलेरियल पैरासाइट विथ जेम्स डॉट इन साइजोंट स्टेज इज। ये प्रश्न भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार ये रिपीट करता है क्वेश्चन। मलेरिया पैरासाइट जेम्स डॉट के साथ साइजोंट के स्टेज में होती है, किसमें? प्लाज्मोडियम ओवेल में। आपको पता है प्लाज्मोडियम स्पीशीज में फैल्सीपारम, वाइवेक्स, ओवेल, मरेली, नोलेसी ये भी होते हैं, लेकिन मलेरिया पैरासाइट में साइजोंट स्टेज में जेम्स डॉट जो है प्लाज्मोडियम ओवेल में ही केवल दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको जो है जरूर याद कर लीजिएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। इसी प्रकार 9वां प्रश्न हमारा है, विच एंटीकोगुलेंट इज प्रेजेंट इन ग्रे टॉप वैक्यूटेनर। तो सबको पता है सोडियम फ्लोराइड होता है, और सोडियम फ्लोराइड यानी कि ग्रे टॉप वैक्यूटेनर को ही जो हम लोग ऑर्डर ऑफ ब्लड ड्रा आते हैं तो लास्ट में हम लोग जो कलेक्ट करते हैं ब्लड का सैंपल वो सोडियम फ्लोराइड में करते हैं। ये अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है लैब टेक्नीशियन से। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 हम ले लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन प्रिजर्वेटिव टू स्टोर यूरिन। यानी कि यूरिन को स्टोर करने के लिए, रखने के लिए कौन सा कॉमन प्रिजर्वेटिव नहीं है? तो वो ईथर नहीं है।
अगर पूछ लेता कौन सा है तो थाइमोल है, क्लोरोफॉर्म है, फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है। लेकिन ईथर कॉमन प्रिजर्वेटिव नहीं होता है। चलिए इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं। टाइप ऑफ स्पूटम इन पल्मोनरी इडीमा इज। यहाँ कह रहा है जब पल्मोनरी इडीमा होता है तो स्पूटम किस टाइप का होता है। तो याद रखिएगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार करता है। पिंक फ्रोथी स्पूटम होता है। कैसा होता है? पिंक फ्रोथी स्पूटम होता है पल्मोनरी इडीमा में। क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं। Which of the following is are observed in microscopic examination of sputum in bronchial asthma? माइक्रोस्कोपिक मतलब होता है आंखों से जो दिखे, माइक्रो मतलब होता है जो माइक्रोस्कोप के द्वारा देखोगे आप, माइक्रो का मतलब जो आपको नग्न आंखों से दिख रहा हो उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कहेंगे। तो सवाल ये कहा है कि ब्रोंकियल अस्थमा में स्पूटम जो है कैसा दिखाई देता है हमारे आंखों से। तो कैसा दिखाई देता है? करेक्ट आंसर हम लोग डायरेक्ट लेते हैं डिट्रिच प्लग। कैसा दिखाई देगा? डिट्रिच प्लग जैसा जो है स्पूटम दिखाई देता है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है डैश कलर कोडेड वैक्यूटेनर ट्यूब इज कलेक्टेड लास्ट इन द ऑर्डर ऑफ ड्रा। तो ये मैंने प्रश्न आपको पहले ही बता दिया था और देखिए यही पूछा है कि जो है कौन से कलर कोडेड वैक्यूटेनर को लास्ट में ऑर्डर ऑफ ड्रा, जब हम लोग कलेक्शन के लिए इंटरव्यू में पूछा जाता है तो हम लोग बताते हैं ना ग्रे में जो है लास्ट में हम लोग अपने कलेक्शन करते हैं ब्लड का। तो ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा टाइप ऑफ मलेरिया पैरासाइट विथ इरेगुलर थिक साइटोप्लाज्मिक रिंग जिसे एमीबॉइड कहा जाता है विथ लार्ज क्रोमेटिन डॉट्स इन आरबीसी बाय माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इज। यानी कि मलेरिया पैरासाइट के कौन से टाइप में इरेगुलर थिक साइटोप्लाज्मिक रिंग एमीबॉइड जैसा क्रोमेटिन डॉट आरबीसी में माइक्रोस्कोप में देखने पर दिखाई देता है। तो भाई किस में दिखाई देगा? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में। किसमें? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में। क्वेश्चन नंबर 15 Which of the following is not a routine staining method for sputum examination? स्पूटम एग्जामिनेशन के लिए कौन सा रूटीन स्टेन नहीं है? तो रोमैनो स्काई स्टेन्स नहीं होते हैं। अब मेरा आपसे प्रश्न, किन्हीं 2 रोमैनो स्काई स्टेन के एग्जाम्पल लिखिए। JSB जसवंत सिंह भट्टाचार्य स्टेन, ये जो है रोमैनो स्काई स्टेन है। एक मैंने बता दिया, 2 आपको बताना है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 नहीं है, माफ़ कीजिएगा। तो ये हमारा जो है जो प्रश्न था जनरल पैथोलॉजी से जो पूछा गया था 15 क्वेश्चन वो कवर हो गया है। अब क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री से भी इसमें पूछा गया था 15 से 20 क्वेश्चन, ये भी पूछे गए थे NHM के द्वारा, नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा। उसे भी इसी वीडियो में हम लोग कवर कर लेते हैं और जल्द से जल्द कवर करने की मैं कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला है द एडिशन ऑफ विच रिएजेंट कॉजेज रेड कलर इमीडिएटली इन डिटरमाइनिंग कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। यानी कि कौन सा रिएजेंट ऐड करने पर रेड कलर होता है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को हम जब डिटर्मिनेशन या टेस्ट लगाते हैं, एस्टिमेशन करते हैं। तो डाईआइजो मेथड होता है। डाईआइजो मेथड को जो हम डालते हैं तो ये क्या करता है? रेड कलर देता है रिएक्शन में, और जिससे हम लोग कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का डिटर्मिनेशन या एस्टिमेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इन जैप्स मेथड फॉर्म्ड एल्कलाइन क्रेटिनिन पिक्रेट इज मेजर्ड क्लोरीमेटिकली एट वेवलेंथ ऑफ। यानी कि जैप्स मेथड में एल्कलाइन क्रेटिनिन पिक्रेट जो बन रहा है उसको आप कैलोरीमीटर पे किस वेवलेंथ पे मेज़र करते हैं? तो ये 520 नैनोमीटर पे करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है जैप्स मेथड से, जैप्स मेथड किस चीज़ के एस्टिमेशन के लिए किया जाता है? तो ये मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और ज़रूर बताइए। ये जैप्स मेथड भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ वेवलेंथ पूछ लिया है, कई बार पूछता है कि जैप्स मेथड क्यों करते हो, ठीक है, तो ये मुझे आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 है Which of the following specimen is not suitable for determination of electrolytes? यानी कि इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आयोनिक कैल्शियम को डिटर्मिनेशन या एस्टिमेशन करने के लिए कौन सा सूटेबल स्पेसिमेन नहीं है? तो यहाँ पे सीरम दिया है, सीरम से तो करते हो। ग्रॉसली हिमोलाइज्ड एंड लिपेमिक सीरम, यानी कि जो ग्रॉसली बहुत ज़्यादा हिमोलाइज सैंपल होगा, लिपेमिक सीरा होगा, उससे हम इलेक्ट्रोलाइट का डिटर्मिनेशन नहीं करते हैं, ठीक है। हेपेरिनाइज अगर प्लाज्मा है या होल ब्लड विथ लिथियम अमोनियम साल्ट का है तब भी कर सकते हो, लेकिन ग्रॉसली हिमोलाइज है या लिपेमिक सीरा है तो उससे इलेक्ट्रोलाइट का डिटर्मिनेशन नहीं किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नॉर्मल सीरम क्रेटिनिन लेवल इज। नॉर्मल सीरम क्रेटिनिन का लेवल कितना होता है? तो 0.7 से 1.4 mg पर डेसीलीटर होता है। देखिए नॉर्मल वैल्यूज हमेशा याद रखिएगा अगर आप गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो,
जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल वैल्यू क्या है, टीजी का क्या है, एचडीएल का क्या है, एलडीएल का क्या है, लिपिड प्रोफाइल का ऐसे याद कर लीजिए। उसके बाद किडनी फंक्शन टेस्ट में याद कर लीजिए, लीवर फंक्शन टेस्ट का याद कर लीजिए, क्योंकि इससे जो है क्या है ना, कोई भी क्वेश्चन आप गवर्नमेंट का उठा लीजिए, आपको नॉर्मल वैल्यू से 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो उस पर विशेष आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, सॉरी हम लोग यहाँ पे थे, हाँ नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन लेवल हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल काउज ऑफ हाइपरकैलीमिया, यानी कि इनमें से कौन सा पॉसिबल काउज है हाइपरकैलीमिया होने का। तो आपके ऑप्शन जो दिए थे एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, डाययूरेटिक मेडिसिन, डायरिया या रीनल इंसुफिशिएंसी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो रीनल इंसुफिशिएंसी होगा। ये जो है ऐसा इसके वजह से हाइपरकैलीमिया हो जाता है, रीनल इंसुफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच पार्ट ऑफ ए माइक्रोस्कोप इज आल्सो कॉल्ड स्पाइन, यानी कि माइक्रोस्कोप के कौन से पार्ट को आप स्पाइन कहते हो। जैसे हमारे अंदर रीढ़ की हड्डियां होती है, वैसे माइक्रोस्कोप की कौन सी रीढ़ की हड्डी है, तो आर्म ऑफ लिम्ब, जिससे आप उठाते हो माइक्रोस्कोप को, ठीक है। फीसिस द्वारा बिलिरुबिन किस रूप में उत्सर्जित होता है, तो ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। बिलिरुबिन से आपको क्वेश्चन मिलेगा, कभी कभी ये मिलता है कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है किस एंजाइम की सहायता से, तो वो मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे भी डालता रहता हूँ। यूडीपी एंजाइम होता है, यूरिडीन डाइफॉस्फेट करके, ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम, वो जो है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट करता है। तो इसी तरह से बिलिरुबिन में यहाँ पूछा है कि फीसिस में बिलिरुबिन किस रूप में एक्सक्रिएट होता है, तो स्टर्कोबिलिनोजेन हो जाएगा वहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, माइक्रोस्कोप की देखभाल के लिए सर्वोत्तम अभ्यास क्या है, सबसे अच्छा प्रैक्टिस क्या है माइक्रोस्कोप को, तो ये है कि किसी भी लेंस को अपनी उंगलियों से टच ना करें, स्पर्श ना करें, क्योंकि लेंस गंदा हो जाएगा तो फिर आप कुछ भी सही से देख नहीं पाओगे। क्वेश्चन नंबर 9, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ सोडियम एक्सेप्ट, यानी कि सोडियम के बारे में इन ऑप्शन में जो भी कहा गया है उनमें से 3 सही है, केवल एक को छोड़ के। देखिए पहला क्या गया है सोडियम के बारे में, मेंटेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, वाटर को जो है बॉडी के सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है नॉर्मली, ठीक है, सही बात है। रेगुलेटिंग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को रेगुलेट करने का काम करता है, ये भी ठीक है सोडियम के बारे में। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मोलैरिटी ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा के ऑस्मोलैरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सोडियम, जी हाँ बिल्कुल होता है। चौथा जो पूछा ऑप्शन में दिया वो मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर इन द आईसीएफ कंपार्टमेंट, इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट, तो भाई नहीं, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर इन द आईसीएफ कंपार्टमेंट नहीं करता है सोडियम, तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, इन एसिड फास्ट स्टेनिंग द प्राइमरी डाई यूज्ड इन एएफबी स्टेन में प्राइमरी डाई कौन सा होता है, तो कार्बल फस्किन होता है। क्या होता है, कार्बल फस्किन होता है। एएफबी स्टेन आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और मैं वीडियो भी जल्दी ही इसका बनाने वाला हूँ एएफबी स्टेन पे, जिसमें मैं A to Z एएफबी स्टेन के बारे में आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, द डेली प्रोडक्शन ऑफ क्रेटिन एंड सब्सिक्वेंटली क्रेटिनिन मेनली डिपेंड्स ऑन, यहाँ कह रहा है क्रेटिनिन जो है डेली प्रोडक्शन हो रहा है, सब्सिक्वेंटली क्रेटिनिन में बदल रहा है, मेनली ये किस पे डिपेंड करता है, तो भाई मसल मास पे करता है। मसल मास में जो एक्सक्रिएट करता है क्रेटिनिन, मसल मास जो होता है वही एक्सक्रिएट करता है क्रेटिनिन को, कैसे, वास्ट प्रोडक्ट के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मसल मास। चलिए इसी तरह से 12वां क्वेश्चन है, द एडिशन ऑफ द केमिकल दैट डिफर्स पॉजिटिव टेस्ट इन डिटरमाइनिंग डायरेक्ट बिलिरुबिन विथ इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इज, यानी कि केमिकल के ऐड करने पे जो डिफर करता है, पॉजिटिव टेस्ट दे देता है, डिफर कर देता है डायरेक्ट बिलिरुबिन को इनडायरेक्ट बिलिरुबिन के साथ, वो कौन सा केमिकल है, तो मेथनॉल होता है, ठीक है, मेथनॉल होता है। इस क्वेश्चन को रट लीजिए, ये मुझे लगता है कि दोबारा जो है जरूर रिपीट किया जाएगा, क्वेश्चन में दम है, ठीक है। तो मेथनॉल होता है जो डायरेक्ट बिलिरुबिन को इनडायरेक्ट बिलिरुबिन से अलग करने का काम करता है, पॉजिटिव टेस्ट देता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोस्कोपी में स्पष्ट रूप से देखी जा सकने वाली सबसे छोटी वस्तु के आकार को इंगित करता है, तो माइक्रोस्कोप में सबसे छोटी वस्तु को देखने के लिए, आकार को देखने के लिए इंगित करता है, वो कौन सा होता है, रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप के रिजॉल्विंग पावर से ही हम छोटी से छोटी वस्तु को फोकस कर सकते हैं, ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर हो जाएगा वहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी द काउज ऑफ प्रीडोमिनेंटली कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिनेमिया, यानी कि इनमें से कौन सा प्रीडोमिनेंटली मतलब सर्वश्रेष्ठ काउज नहीं है, कारण नहीं है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिनिया का। तो यहाँ पे हो जाएगा गिलबर्ट सिंड्रोम। गिलबर्ट सिंड्रोम कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिनिया को काउज नहीं करता है। दूसरा सवाल बन सकता है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिनिया को प्रीडोमिनेंटली काउज कौन सा करता है, तो वहाँ पे डुबिन जॉनसन सिंड्रोम, हेपेटाइटिस, कोलेस्टेसिस ये जो है काउज करते हैं, लेकिन गिलबर्ट सिंड्रोम नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी गिलबर्ट सिंड्रोम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, सेमी ऑटो एनालाइजर में लगे ISE डैश डैश के आधार पर कार्य करता है। तो सेमी ऑटो एनालाइजर में लगे ISE पोटेंशियोमेट्री यानी कि विभव मापन के आधार पर कार्य करता है। सेमी ऑटो एनालाइजर भी जल्दी ही वीडियो आने वाली है उसकी, उस पर बताऊंगा आपको पूरा प्रिंसिपल उसका, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वहाँ पे आपको ISE के बारे में भी बता दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज इन क्रेटिनिन एस्टिमेशन। क्रेटिनिन एस्टिमेशन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज होता है, सल्फेनिक एसिड, फास्फोटंगस्टिक एसिड, पिक्रिक एसिड या डाइसिटिल मोनोक्सिन। तो यहाँ पर आपका पिक्रिक एसिड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू डिटरमाइन सीरम बिलिरुबिन। सीरम बिलिरुबिन को डिटरमाइन करने के लिए कौन से मेथड का यूज़ करते हो, तो मेलो एंड एवलिन मेथड, मेलो एंड एवलिन मेथड। इसी तरह से आपको याद करना है जेफ्स मेथड किस लिए किया जाता है, जाक्स मेथड किस लिए किया जाता है, डाइसिटिल मोनोक्सिन मेथड किस लिए किया जाता है। इस पे आपको बताना है मुझे कमेंट करके कि जेफ्स मेथड या डाइसिटिल मोनोक्सिन मेथड या जैक्स मेथड किस पे करते हो। आप गूगल पे भी अगर सर्च करना चाहिए करिए, सर्च करने से क्या होगा, एक बार आप लिख देंगे कमेंट पे तो आपको वो चीज़ याद हो जाएगी, तो इसीलिए ज़रूर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट हैपेंस इन लोमांस रिएक्शन। लोमांस रिएक्शन में क्या होता है, तो लोमांस रिएक्शन में ये होता है, ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है और बहुत ही इजी भी है, क्योंकि इसमें कुछ आपको अलग देखने को मिलेगा। लोमांस रिएक्शन में एक्चुअली होता है रीजेनरेशन ऑफ एटीपी का रीजेनरेशन होता है। कैसे होता है, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ क्रेटिनिन फास्फेट। क्रेटिन फास्फेट के हाइड्रोलिसिस के द्वारा एटीपी का रीजेनरेशन होता है, और ये किस में होता है, लोमांस रिएक्शन में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मदर्शी में सहायक प्रणाली का हिस्सा है। तो सूक्ष्मदर्शी में हेल्पिंग करने वाला सिस्टम कौन सा है, रिजॉल्विंग नोजपीस सूक्ष्मदर्शी में सहायक प्रणाली का हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्जुगेशन ऑफ बिलिरुबिन इन द लीवर। देखिए ये मैंने आपको बताया था, मुझे खुद नहीं पता था कि ये क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ ये, लेकिन जो प्रीवियस क्वेश्चन के पेपर मैंने उठाया और मैंने उसको बनाना शुरू कर दिया है, और लेकिन वही हो रहा है। बिलिरुबिन का मैंने कहा था, बिलिरुबिन से आएगा कि कौन सा एंजाइम होता है जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर रहा है, तो वहाँ UDP ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज मैंने बताया था, और वही सेम क्वेश्चन आया है। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन हो गवर्नमेंट, आप लैब टेक्नीशियन के लिए जाइए, इसी तरह से आपसे पूछेगा। बिलिरुबिन से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए तो ये इस तरह से ख़त्म हो गया है, ये भी हमारा और जनरल एप्टीट्यूड आ जाएगा उसके बाद। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें हमें, और कुछ आप लोग अगर टेस्ट सीरीज़ के लिए जानना चाहते हैं, मॉक टेस्ट के लिए, तो उसके लिए भी कमेंट करें। मैं वेबसाइट आपको बता दूंगा, आप वहां से कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।